अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 9th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको ये पैटर्न समझ आ जाए कि मैं फिजिक्स को कैसे पढ़ाना चाहता हूँ। इससे पहले आपने इस चैनल पे मैथ्स की वीडियोस देखी होंगी। फिजिक्स में क्योंकि हमारे पास टॉपिक और कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, तो पहले मैं टॉपिक वाइज जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें जितने भी आपके टॉपिक हैं एक चैप्टर के अंदर, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। आई विल मेक श्योर के 3 to 4 वीडियोस में सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं, और फिर लास्ट में एक वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली जिसमें न्यूमेरिकल जो आपके सॉल्यूशंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएं, जिसमें चूज द बेस्ट आंसर, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्चुअल कोई क्वेश्चन है तो वो वहां पे सॉल्व कर दिया जाए। तो एक्सरसाइज की एक प्रॉपर अलग वीडियो होगी, और बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनकी अलग वीडियो, मतलब 3 to 4 वीडियोज में मैं टॉपिक कवर करने की ट्राई करूंगा। और टाइम स्टैम्प साथ ऐड कर दी जाएंगी टॉपिक वाइज, जहां पे जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नीचे टाइम लैप्स लिखा हुआ होगा, वहां से आप उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये मेरे लिहाज से एक बेस्ट मेथड था टू मेक श्योर कि आपके लिए आसान भी हो देखना, वीडियो की लेंथ भी इतनी रहे मेंटेन के आप उसको देख सकें। और सेकेंडली टॉपिक कवर होने से आपको जो एंड पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आपको इजीली आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर पे आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा। एक्सरसाइज की तरफ जरा टॉपिक की तरफ अपने मूव करें अगर हम, तो पहला चैप्टर है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब ये मेरा मेथड होगा कि मेरी ट्राई है कि हम अगर इसको एक तरफ बुक का एक पेज हो और साथ में यहाँ पे एक नोट्स के लिहाज से मैंने एक वाइट पेज रखा है, इसमें मैं यहाँ पे जो भी आपको चीज़ को न्यूमेरिकल कोई सोल्यूशन है, कोई एग्जांपल है, कोई टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने अपना जो इनपुट देनी हो मैं यहाँ लिखा करूंगा, उसमें आपको ताकि नजर आता रहे। अब ये पेज पहला लगाने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है, कैसे आपके जो अब पेपर्स हैं वो SLO बेस्ड हैं, और क्यों मैं टॉपिक की बात करूँ कि टॉपिक वाइज पढ़ना जरूरी है। आपको अगर बुक की जो डिटेल्स हैं यानी टॉपिक में जो लिखी हुई चीज़ें वो क्लियर हों तो फिर आप आंसर्स कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जब बनते हैं तो वो आपके टॉपिक के अंदर से बनते हैं, तो चीज़ें आपने डिटेल में अगर पढ़ी हुई होंगी तो फिर आप उनके आंसर्स कर सकते हैं। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपका कुछ आउटकम, कोई ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए जो आपने अचीव करने हैं। तो ये लिखा हुआ है, जितने भी आपके टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं उनके लिहाज से SLO लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स किस काबिल हो सकेंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर फर्स्ट टॉपिक देखा जाए तो डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप इस काबिल हैं कि आप डिफरेंस कर पा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी में और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में, तो इसका मतलब है कि आपका टॉपिक कवर हो चुका है, आपको उसके बेसिक्स कवर्ड है। तो SLO बेस्ड स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए सिर्फ बुक फिर वो मैटर नहीं करती। बुक तो साथ एक चलें आपको आसानी के लिए कि आपको वो एक फील रहे कि हम उसी बुक से पढ़ रहे हैं जो इससे आपने पढ़ना है, या वही सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं हम जो आपने फेडरल बोर्ड के लिहाज से जो आपने कवर करने हैं इस बुक के अंदर। अदरवाइज आपका सारा जो है कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आपके लेवल की है वो आपको पता होनी चाहिए। बाद में वो चूज दी बेस्ट आंसर में या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अदर कहीं भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये जस्ट शुरू में एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी था कि इससे पहले आपने इस चैनल पे मैथ्स की वीडियोस देखी। अब मैथ्स को पढ़ाने के डिफरेंट, बिकॉज आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी होती हैं, वहाँ तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, टॉपिक वाइज हमने नहीं चलना। यहाँ ये है कि बुक से जो भी चीज़ हम रीड करेंगे, कोई टॉपिक है वो यहाँ मैं अपने उसको अपने जो भी मेरा अपना इनपुट है मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दिया करूँगा आपको, ताकि आपको वो टॉपिक समझने में आसानी हो, टॉपिक समझ आ जाए और आप उसको कैरी कर सकें आगे, और फिर हम उसको लॉन्ग टर्म चलेंगे। अगेन यहाँ मैं कंक्लूड बात को इस तरह करूँगा कि अगर आपको इस पैटर्न से आपको एग्री है और आपको लगता है कि ऐसे ही 3 to 4 वीडियोज में टॉपिक कवर करने चाहिए एंड देन एक्सरसाइज की अलग वीडियो होनी चाहिए, फिर तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहते हैं, बिकॉज ये भी एक पैटर्न देखा गया है और यही बड़ा एक प्रेफरेबल पैटर्न है कि आप एक चैप्टर की लॉन्ग टर्म एक ही वीडियो बना दें, ऑल दो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन टाइम लैप्स के लिहाज से आपको समझना, उसमें टॉपिक कवर करना आसान है, आप वो भी कवर किया जा सकता है। तो जो भी आपको बेहतर मेथड लगता है कॉन्सेप्ट में जरूर आप बता सकते हैं। मुझे ये प्रेफरेबल लगा कि 3 to 4 वीडियोज में टॉपिक चैप्टर कवर किया जाए और फिर एक वीडियो के अंदर आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो कवर कर दी जाए। सो मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। कि फिजिक्स की आप बुक तो पढ़ने जा रहे हैं, आपने चैप्टर भी इसके कवर करने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता हो कि फिजिक्स का अपना इंट्रोडक्शन क्या है, आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। इससे पहले आप साइंस पढ़ते आ रहे थे, क्लास 8 तक आप साइंस में सब कुछ कवर कर रहे थे, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड भी आप पढ़ रहे थे, प्लांट्स के बारे में भी आपने पढ़ा, जितने भी आपके पास एनर्जी, जो भी रोबोट्स हैं, सब चीज़ें एक ही साइंस की बुक में कन्फाइंड थी। अब क्यों आपको फिजिक्स पढ़ने आप जा रहे हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ जो थ्योरी लिखी हुई है वो तो आप खुद रीड कर सकते हैं, मैं उसी थ्योरी को आसान लफ्जों में आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बता भी देता हूँ, जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई वो भी साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आपको ये इसको डील करना है इस टॉपिक को। अक्सर इसके बारे में कोई ऑब्जेक्टिव या कहीं नॉर्मल आपसे क्वेश्चन कर रहे रहता है कि फिजिक्स क्या है।
सो बेसिकली 19th सेंचुरी में साइंस को डिवाइड किया गया 5 डिसिप्लिन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक साइंस की ही बुक हुआ करती थी। 19th सेंचुरी से पहले आपके जितने भी लॉज बनते थे वो एक ही बुक के अंदर, जैसे आप न्यूटन के लॉज भी देखते हैं तो वो एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिशिया, उसमें लिखा करते थे, या डिफरेंट आपके पास जो नोटेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने यूज की उसी में वो मेंशन होती थी। 19th सेंचुरी में आके साइंटिस्ट ने ये सोचा कि साइंस जो है इसमें बहुत ज्यादा ऐसी इन्वेंशन हो चुकी हैं कि इसको अब सब डिसिप्लिन में डिवाइड करना जरूरी है, तो हमने इसको 5 डिसिप्लिन में डिवाइड कर दिया। अब 5 डिसिप्लिन कौन से थे वो सारे लिखे हुए हैं आपके सामने, कि वो 5 डिसिप्लिन थे बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिक्स है। क्यों फिजिक्स है? लिखा हुआ है कि फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेज। रीजन क्या है कि इन फिजिक्स के अंदर हम हर चीज को कवर कर लेते हैं। ये बात कैसे कही जा सकती है कि हम हर चीज को फिजिक्स में कवर कर लेते हैं? इसके लिए आपको फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। जब भी कोई आपसे पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स बेसिकली मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान रिलेशन का नाम है। अब मैटर आपने इससे पहले क्लास 8 तक या वैसे भी आपको पता है कि मैटर 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो भी चीज आप देखेंगे या तो वो सॉलिड की शेप में है, सॉलिड फॉर्म में है, या लिक्विड में है, या गैस की फॉर्म में है। एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है प्लाज्मा, जो कि अभी आपने इस लेवल पे आपने नहीं उसको पढ़ना। वैसे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। तो दैट मीन्स आपकी यूनिवर्स जो है वो टोटल कवर कर दी आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में, बिकॉज आप या तो कोई सॉलिड चीज देखते हैं अपने इर्द गिर्द, उसके बाद आप लिक्विड की फॉर्म में कोई चीज देखेंगे, और अगर इन दोनों में नहीं हो तो वो किस में होगी? गैस में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो फिजिक्स है वो कवर करती है सारे एस्पेक्ट्स को, बिकॉज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया जितनी भी है वो इससे कवर्ड है। अब इसके साथ जो ही आप एनर्जी को ऐड कर देते हैं, और जो भी इनका रिलेशन एनर्जी के साथ है, यानी सॉलिड में अगर एनर्जी है तो उसका क्या रोल होगा, लिक्विड्स में है, गैसेज में है, तो इन दोनों को जो मैटर को और एनर्जी को ऐड करने से अलग अलग भी अगर डील करें या इन दोनों को ऐड करके डील करें तो ये क्या बन जाती है? फिजिक्स बन जाती है। इसीलिए कहा गया कि मोस्ट फंडामेंटल है फिजिक्स, बिकॉज ये कवर करती है सारी आपकी नेचर को, और इनमें सारे लॉज जो नेचर के वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाते हैं। आगे वही लिखा हुआ है कि अगर आपको बायो स्टडी करनी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, कोई भी आपको नेचुरल साइंस पढ़नी है, तो आपको फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो पता होने चाहिए। बिकॉज आप देखेंगे कि जैसे एक मैं लिक्विड की बात करता हूँ, जो ब्लड सर्कुलेशन है, बायो में आपने ये पढ़ना है कि ब्लड आपका सर्कुलेट करता है, तो ब्लड बेसिकली क्या है? लिक्विड, फ्लूइड में आता है। तो इस सर्कुलेशन के लिए भी ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए आपको मूवमेंट, अगेन आप फिजिक्स आपको बताती है सर्कुलेट कैसे होगा। ब्लड लिक्विड है तो वो सारा कुछ उसी रिलेशन में आ गया, यानी फिजिक्स की बेसिक आपको पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री भी रिलाई करती है फिजिक्स में, सारी चीजें, तभी हम कहते हैं कि सबसे फंडामेंटल है साइंसेज के अंदर फिजिक्स के बारे में पता होना। आगे कुछ चीजें बताई गई हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से कि फिजिक्स कैसे इन्वॉल्व है हमारे स्पेस शटल में, जितनी भी स्पेस जो है वो जाते हैं, स्पेस में रॉकेट्स जाते हैं, उस लिहाज से फिजिक्स कितनी ज्यादा रोल प्ले करती है। उसके अलावा रोबोटिक जो मशीन, जितने भी ज़्यादा जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं उसके पीछे सारी फिजिक्स है। जो भी नई टेक्नोलॉजी जितनी भी आप देखते हैं, चाहे वो लेविएटिंग ट्रेन्स हैं आपके पास, माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स हैं, को स्पेस शटल्स हैं आपके पास, रॉकेट्स हैं, जो भी आप चीज़ देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उन सब की बेस में फिजिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, बिकॉज इसी के वो बेसिक लॉज हैं जिनको स्टडी करके हम आगे कोई फर्दर चीज़ बना सकते हैं। इनकी लास्ट लाइन देख लें, फिजिक्स इज बिहाइंड एवरी टेक्नोलॉजी एंड प्लेज अ की रोल इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज सच एज एयरप्लेन्स, कंप्यूटर्स, पीईटी स्कैन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स। ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिहाज से, एयरप्लेन कैसे आगे जो आप पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कैसे आपके जो फिजिक्स के टॉपिक हैं यही रिलेट करते हैं आगे न्यूक्लियर वेपन्स, कैसे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, कैसे वो चेन रिएक्शन बनता है, ये सब हमें फिजिक्स ही एक्सप्लेन करती है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे नेचर के लॉज हैं उन्हीं को। तो फिजिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्यों फिजिक्स पढ़ रहे हैं, रीजन क्या थी, कैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे ये रोल प्ले करती है, ये कुछ चीजें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो नाउ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जैसे साइंस आपकी बहुत ज्यादा एक जो है वास्ट फील्ड है, वैसे ही आपके पास फिजिक्स भी इतनी ज्यादा वास्ट है कि फिर हमें इसको फर्दर सब डिवाइड करना पड़ा डिफरेंट अपनी ब्रांचेस के अंदर, ताकि हम इसको स्टडी डिटेल्ड कर सकें। जैसे मैंने कहा कि पूरी नेचर को ऑलमोस्ट हम कवर कर लेते हैं, मैटर और जब एनर्जी को हम स्टडी करते हैं, तो फिर इसके लिए हमें फर्दर इसको सब डिवाइड करना पड़ा डिफरेंट चीजों को डिटेल में स्टडी करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखें बड़ा डिटेल बनाया गया है कि फिजिक्स जो है वो बेसिकली इन ब्रांचेस पर डिपेंड करती है। अब मैं वन बाय वन को बता भी देता हूँ कि क्या चीज का मतलब क्या है, ऑल उसकी अलग जो डेफिनेशन होंगी हम अगर लास्ट में जब एक्सरसाइज में आए तो वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा, अगर आपको जरूरत हो इसकी। ऑल दो ये बड़ा सिंपल सा है कि इसकी डेफिनेशन आप खुद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, इसीलिए डेफिनेशन पहले लास्ट बुक में थी, अब यहाँ पे नहीं लिखी गई कि अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि क्या टॉपिक्स हैं, जैसे कैसे फिजिक्स जो है रिलेट करती है, कैसे इसकी ब्रांचेज हैं, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले एक बात ये समझ लें कि जो बीच में आपका एक वेन डायग्राम आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, बिल्कुल वैसे ही आपस में रिलेट किया, जैसे ये मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स में ये जो स्पेस
बेस है ये बता रही है कि मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनमें कॉमन है, जो आपस में रिलेट करता है, इसलिए यहाँ ये बनाया गया। फिर आगे उसी तरह आगे चलाया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स को मैंने बता दिया कि फर्दर सब डिवाइड किया। क्यों किया? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वास्ट थी और कवर करती थी बहुत से टॉपिक्स को, तो इसलिए हमें अलग से इनकी ब्रांचेस बनानी पड़ी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स बेसिकली कहते हैं मोशन को। मैकेनिक्स में दो तरह की मोशन आती है, एक मोशन विदाउट कॉज, इसको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स, और फिर है मोशन विद कॉज। ये तो है कि विदाउट कॉज, यानी मोशन क्यों हो रही है हमने ये डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है कि मोशन होने से जो चेंजेस आ रही हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चैप्टर नंबर 2 बनता है इस बुक के अंदर, वो हमने वहां पे डील करना है। और जब मोशन विद कॉज, कि अब जो मोशन हो रही है वो क्यों हो रही है, इसे हम कहते हैं डायनामिक्स। तो इन दोनों को मिला के बनती है मैकेनिक्स, ये बात क्लियर करना जरूरी है आपको। सो ये है मैकेनिक्स, इसमें हम मोशन को डील करते हैं, चाहे वो विद कॉज हो चाहे वो विदाउट कॉज हो। सो ये मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स ही आगे रिलेट करती है क्वांटम फिजिक्स के साथ। क्वांटम फिजिक्स आप बहुत जो स्मॉल लेवल पे जाकर जो स्टडी करते हैं और जाकर क्वांटम लेवल पे स्टडी करते हैं, उसमें जो आप पार्टिकल्स की मूवमेंट देखते हैं, इसीलिए देखिए मैंने मूवमेंट की बात की, यानी मोशन की बात की, कोई चीज मूव कर रही है तो साथ ही उसको रिलेट कर दिया गया मैकेनिक्स के साथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज पता होना कि ये मैकेनिक्स और जो क्वांटम फिजिक्स के दरमियान जो रिलेशन बनाया गया, इसीलिए कि आपस में रिलेट करेंगे। फिर क्वांटम फिजिक्स जो स्मॉल लेवल की स्टडी है वो आगे रिलेट करती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, जितनी भी आपकी लाइट एनर्जी है, लाइट की ट्रेवलिंग है, जितनी भी आपकी लाइट्स की स्टडी होगी वो ऑप्टिक्स में जाएगी। अब ऑप्टिक्स में भी जो मूवमेंट है, मैंने कहा ना लाइट ट्रैवल करती है, तो ट्रैवल में क्या आ गया, मूवमेंट आ गई, और स्मॉलर लेवल पे जाके तो वो क्वांटम फिजिक्स के साथ रिलेट कर गई, आपका उसका रिलेशन बन गया। फिर ऑप्टिक्स के बाद, ऑप्टिक्स क्योंकि लाइट है तो नेक्स्ट क्या आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स के दरमियान जो रिलेशन है, कैसे हम मैग्नेट्स के थ्रू उसको कॉयल बनाते हैं, वो प्रॉपर चैप्टर है क्लास 10th के अंदर फिजिक्स के अंदर, कि कैसे आप मैग्नेट्स को यूज करते हैं, उससे जनरेट होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, या कैसे आप किसी भी एक जो कॉयल है उसको यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट आपके टॉपिक्स हैं जो कवर होते हैं, और क्योंकि ये लाइट के लिहाज से तो ये रिलेट किया ऑप्टिक्स के साथ। और आगे नेक्स्ट चैप्टर आपका जो नेक्स्ट आपकी ब्रांच बन गई वो बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें बहुत ज्यादा वर्क किया गया कि कैसे यूनिवर्स की तमाम चीजें आपस में रिलेशन के अंदर है, रिलेटिविटी का प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत ज्यादा आइंस्टाइन का जो है वो काम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, बहुत ज्यादा वर्क किया आइंस्टाइन ने। उनकी अपनी जो इक्वेशन है E=mc², वो भी बेसिकली इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी करते हुए उन्होंने वो जो उसकी इन्वेंशन से बड़ी इन्वेंशन है उनकी, वो भी इसी से आती है। फिर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसी से आगे हम चलें तो रिलेटिविटी ही आगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में अपना रोल प्ले करती है। एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम एटॉमिक लेवल पे, या जो न्यूक्लियर फिजिक्स जो उनके चेन रिएक्शन मैंने ऊपर जो बात की थी आपकी, जैसे चेन रिएक्शन आपके प्रोड्यूस होते हैं, आपके जो न्यूट्रॉन, जो आपके यूरेनियम वगैरह जो आपके पार्टिकल्स हैं, उनमें जब आप वो एक चेन लगती है, उसके बाद जब वो एटॉमिक एनर्जी जो प्रोसेस है पूरा उसका फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, ये भी क्लास 10th में आपकी जो डिटेल स्टडी है। बेसिकली क्लास 9th में मोस्टली आपकी डेफिनेशंस हैं, यानी आप फिजिक्स की बेसिक समझते हैं, सारी डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 10th में जाके आप उन्हीं डेफिनेशंस पे या उन्हीं चीज़ों के बेस पे जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो उनकी एप्लीकेशन है, या जो उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, वो आपको डिटेल में नजर आती है। इसलिए मैं क्लास 10th की बहुत सी जगहों पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पे ये चैप्टर है जिसको डिटेल वहाँ पढ़ाया गया। देन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जैसे एटम बम के बारे में सुना होगा, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो वेव्स के थ्रू ट्रैवल करता है, यानी कहीं वो जो आपने हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुना होगा, जहां वो गिरा उससे कितनी दूर तक, जहां तक उसकी वेव्स वो ट्रैवल हुई, उसकी जो रेस गई, उसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव वेव्स थी उनकी वजह से बहुत जगहों तक उसका नुकसान हुआ। तो इसीलिए हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया साथ, ऑसिलेशन एंड वेव्स, कि कैसे ये रिलेट करती है वेव्स के साथ। तो ऑसिलेशन बेसिकली वाइब्रेशन या मूवमेंट को कहते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट। देन वेव्स के बारे में स्टडी है, इसमें साउंड वेव्स, आपकी जो लिक्विड वेव्स हैं यानी वाटर वेव्स, जितनी भी स्टडी है, एयर वेव, जो भी सारी इसकी यहाँ पे आपने जो स्टडी करनी है, ये आपकी रिलेट करती है एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स, जिसमें आप डायनामिक्स वही जो आपने मैंने पहले बताया मोशन विद कॉज। अब जब मूवमेंट होगी तो उसकी वजह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो थर्मोडायनामिक्स चला जाएगी, और थर्मोडायनामिक्स अगेन रिलेट करती है मैकेनिक्स। दैट मीन्स फिजिक्स की सारी ब्रांचेस जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो आप अगर किसी भी एक को चाहते हैं स्टडी करना तो आपको ऑटोमेटिकली, इसीलिए फिजिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है क्लास 9, 10 देख लें, उसमें ऑलमोस्ट इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक ना एक चैप्टर रखा गया था कि आपको बेसिक इनके बारे में समझ आ सके। सो ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपको पता होना है, उसके बारे में नॉलेज होना, जो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए उनको मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट
अब यहाँ पे एक ये डू यू नो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हम टॉपिक का नाम ही है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सो मेजरमेंट एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मैंने क्यों कहा कि फिजिक्स हमारे इर्द गिर्द इन्वॉल्व है, दैट मीन्स इंटरेस्टेड भी बहुत है, बिकॉज हमें हर तरह के जो हमारे क्वेश्चन हैं, हमारे जो हमारी इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसके रिलेटेड, उसमें हमें बहुत से आंसर जो है वो फिजिक्स कर देती है, हमें सारी एक्सप्लेनेशन इससे मिल जाती है। तो मेजरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। हम कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं, तो हम मेजरमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पिरामिड के बारे में बताया जा रहा है कि क्यूबिट वो मेजरमेंट थी जो यूज़ की इजिप्शियंस ने पिरामिड को बिल्ड करते हुए। क्यूबिट क्या था? ये आपकी एक मेजर थी फ्रॉम योर एल्बो टू द टिप ऑफ योर मिडल फिंगर व्हेन योर आर्म इज एक्सटेंडेड। अगर आप अपने हाथ को, अपनी आर्म को एक्सटेंड करें तो आपकी एल्बो से लेके जो आपकी मिडल फिंगर की जो टिप बनती है, इसको वो क्यूबिट कहते थे। उस टाइम कोई स्केल नहीं था, उस टाइम कोई रूलर नहीं था, कोई मीटर रूल नहीं था उनके पास जिससे वो मेजर कर सकें। सो ये उनकी एक मेजरमेंट थी। सो ये मैंने बताया जैसे कि जब से इंसान इवॉल्व हो रहा है तो साइंस के साथ आपकी इवॉल्व हो रही है, इन्वेंशन हो रही हैं बहुत ज़्यादा। सो ये मेजरमेंट के लिहाज से जैसे कि आपको हिंट है कि कैसे मेजरमेंट तब से लेके हमारे साथ चलती हुई आ रही है। अब तो हमारे पास डिफरेंट मीटर रूल्स हैं, हम उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हैं। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, फिजिक्स हैज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर फिजिक्स वी यूज मैथमेटिक्स एज अ टूल, देयरफॉर लर्निंग फिजिक्स रिक्वायर मैथमेटिकल नॉलेज। अक्सर मैं मेरी वीडियोस आपने सुना होगा, मैं अक्सर बात करता हूँ या वैसे भी आपने सुना होगा, मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, कि मैथ्स ही वो बेस है, वो कोर है जो सारी साइंस को कवर करती है। तो यहाँ भी पहले ऊपर जितनी भी हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा या फिजिक्स की जो हमने ब्रांचेस देखी, उससे एक बात समझ आई कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल इस सबको स्टडी करने के लिए। लेकिन फिर हमें ये नजर आया कि फिजिक्स को समझने के लिए जो लास्ट लाइन बुक में लिखी हुई है, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें मैथ्स की बेसिक्स पता होने चाहिए, जो इक्वेशन के रूल्स हैं, जो हमारे पास डेरिवेशंस हैं, वो सब पता होंगी तो हम फिजिक्स को आगे सॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स के फार्मूलाज बना सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। जो आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली मैथमेटिक्स की तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं, वही फार्मूलाज आपने यूज करने होते हैं, वैसे ही वैल्यू पुट करनी होती है। तो बेसिक नॉलेज आपको होगा मैथ्स का, तो फिजिक्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये यहाँ तक आपका टॉपिक था जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स भी देखी और ये भी देख लिया कि फिजिक्स को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स को एज अ टूल यूज करना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब यहां से आपका प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो शुरू हो रही है, जैसे आपने इसको पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक डेफिनेशन अपने माइंड में रखें। एवरीथिंग दैट वी कैन मेजर, मैं लिख भी देता हूं इसको, एवरीथिंग दैट वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ये बेसिक डेफिनेशन है, यही लिखी भी हुई है। हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सकें वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब किसको मेजर कर सकते हैं हम? लेंथ को, टाइम को, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ये सब वो चीजें जिन्हें मेजर किया जा सकता है। तो हर वो चीज जिसे मेजर किया जा सके वो है फिजिकल क्वांटिटी, और इसके अगेंस्ट हर वो चीज जिसे हम मेजर नहीं कर सकते वो क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कलर को मेजर नहीं किया जा सकता, फीलिंग को मेजर नहीं किया जा सकता, टेस्ट को मेजर नहीं किया जा सकता। कोई बता सकता है कि किसी का मतलब एक ही चीज दो लोगों ने अगर टेस्ट किया है, उनके लिए एक टेस्ट की अपनी डेफिनेशन है, वो उसको मेजर कर नहीं बता सकते कितना टेस्ट हुआ इसका मुझे, या क्या उसकी कोई मतलब ऐसा मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई ऐसी चीज को बता सकें कि मुझे ये इतना टेस्ट हुआ है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है। तो हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी है, और हर वो चीज जिसे हम मेजर ना कर सकें वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी। अब मेजरमेंट यूज कहां होती है? इससे पहले मैंने बता दिया आपको, मेजरमेंट ही वो चीज है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आपने दो लेंथ मेजर की, जैसे दो डिफरेंट पर्संस हैं, दो डिफरेंट आपके पास डिस्टेंस था, एक ये आपके पास एक लाइन है, इसको मेजर किया जाए, और सेकंड आपके पास ये लाइन है, इन दोनों को मेजर किया जाए। लेट सपोज मैं कहता हूं ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये आपकी 7 सेंटीमीटर होगी या 5 सेंटीमीटर होगी। इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं इनका कंपेरिजन कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं दिस लाइन इज शॉर्टर देन दिस, कि ये लाइन जो है ये इससे छोटी। तो यही लिखा हुआ है कि मेजरमेंट वो चीज है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं उन दो चीजों को, जिन चीजों को हम जिनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी क्या है? मुझे क्या चीज बता रही है? यूनिट, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने लिखा 2 और साथ में सेंटीमीटर। यहां से आपके माइंड में एकदम क्लिक हुआ कि ये 2 जो है ये इसकी वैल्यू है, सेंटीमीटर वो यूनिट है जिसमें इसको मैंने मेजर किया। अगर मैं इसको जस्ट यहां से रेज करूं, मैं उसको लिख देता हूं कि ये 2 इंचेस है।
अब आपके माइंड में नेक्स्ट एकदम क्या बात आएगी कि इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, उसकी जो यूनिट है वो क्या यूज हुआ है, इंचेस। सो यही नेक्स्ट आपका जो बात लिखी हुई है कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं। कौन सी दो बातें? एक न्यूमेरिकल जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर्स की फॉर्म में होता है, 1, 7 एनीथिंग जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नंबर की फॉर्म में। और नेक्स्ट होता है आपका यूनिट, जिसमें आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेंथ की बात करें तो मीटर लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं, टाइम की बात करें तो सेकंड लिख सकते हैं, मिनट्स लिख सकते हैं, और टाइम में और क्या आता है, और लिख सकते हैं, डेज, कुछ भी। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे तो अगली बात पता होनी चाहिए। फिर मेजरमेंट में क्या है, दो चीजें, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी चीज की जो हम मेजर करने जा रहे हैं, और फिर उसका यूनिट। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेजरमेंट करते हुए अगली जो लाइन लिखी हुई है, तो किसी भी मेजरमेंट को रिकॉर्ड करते हुए आपको एक अप्रोप्रिएट जो यूनिट चूज करना पड़ता है जिस चीज को आप मेजर कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप इधर इंचेस में मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे सेंटीमीटर, फिर आप कंपैरिजन बता दें। तो इसलिए अगर आप सेम यूनिट करेंगे तो आपके लिए कंपैरिजन आसान है। आप यूनिट पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इस यूनिट में मैंने इसको मेजर करना है। यहाँ बताया भी गया था 1.65 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, यानी वैल्यू है, और मीटर आपका यूनिट है। अब जब आपने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर लिया, मेजरमेंट को डिफाइन कर लिया, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स में डिवाइड करें तो एक है बेस क्वांटिटीज और नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब नाम से ही जाहिर है, बेस क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनकी बेस पे बाकी क्वांटिटीज को बनाया। जैसे हम बेस कहते हैं ना बुनियाद को, किसी भी चीज की बेस क्या होती है, उसकी वो बुनियाद जिस पे हम कोई चीज बिल्ड कर सकें। सो यहां भी बेस का मतलब वही है कि बेस क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर वो क्वांटिटीज होंगी जिनकी बेस पे हम बाकी सारी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकें। ये डेफिनेशन भी यही है बेस क्वांटिटीज की, इसको रीड भी कर सकते हैं आप। बेस quantities like mass, length and time are selected as the simplest form of physical quantities such that all other physical quantities can be derived from them। ये वो quantities हैं जिनसे मिला के या जिनसे मिल के बाकी सारी quantities बनती हैं। ये बेसिकली इसका मतलब है। सो बेस क्वांटिटीज अपने नाम के जैसे उनका मतलब है कि इनमें वो बेसिक्स आएंगी जिनकी बेस पे हम क्वांटिटीज बनाएंगे, और ये 7 है। नेक्स्ट पेज पे इसका टेबल भी है। लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये वो सारी बेस क्वांटिटीज हैं जो साइंटिस्ट ने डिफाइन कर दी। ये आगे लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली एक मीटिंग के अंदर साइंटिस्ट ने बैठ के ये 7 क्वांटिटीज जो हैं इनको डिफाइन कर दिया कि ये वो बेस क्वांटिटीज हैं, इनका आपको यूनिट, आपको इनका सिंबल, ये सब कुछ डिफाइन कर दिया गया थ्रू साइंटिस्ट। अब इन 7 क्वांटिटीज से मिलके, मतलब इन्हीं से मिलके अगर इनको हम ऐड करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें, इनको मल्टीप्लाई करें, इन्हीं 7 को सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमें कुछ न्यू क्वांटिटीज मिल जाएंगी। उन न्यू क्वांटिटीज का नाम फिर क्या होगा? उनका नाम होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि वो क्या हुई हुई हैं? डिराइव्ड हुई हुई हैं। ऐसे आपने मैथ्स में अक्सर नाम इसका सुना होगा, किसी चीज को डिराइव करना, कोई चीज बनाना, कोई फार्मूला डिराइव करना। तो अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहां पे कहा लेंथ आपका एक यूनिट है, तो उसी तरह टाइम जो है उसको मेजर कर सकते हैं, मतलब लेंथ आपके पास एक मेजरमेंट कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास। इसी तरह आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, डिफरेंट चीजें। मैं सिर्फ इन दो की एग्जांपल लेता हूं, ये बेस क्वांटिटीज में आती हैं, लेंथ भी और टाइम भी। अब मैं लेंथ और टाइम को यूज करते हुए आपको बना के दिखाता हूं एक डिराइव क्वांटिटी, जो कि अगेन क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी, यानी मेजरमेंट कर सकेंगे हम उसकी। स्पीड के बारे में आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर भी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस किसमें मेजर होता है? डिस्टेंस क्या चीज होती है? लेंथ होती है ना, दो पॉइंट्स के दरमियान। मैं कहता हूं किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस बताएं, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे दोनों के दरमियान लेंथ बता देंगे, जो भी वो लेंथ बनती है, जो भी इसका यूनिट होगा। और टाइम ऑब्वियसली वो तो टाइम में ही होगा। तो लेंथ और टाइम को डिवाइड करें तो क्या मिल जाता है आपको? स्पीड। नाउ स्पीड इज आर डिराइव्ड क्वांटिटी, और ये क्या है? अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। सो ये बेसिक डेफिनेशन है कि बेस क्वांटिटी 7 है जो साइंटिस्ट ने डिफाइन कर दी, बता दिया हमें उनका सिंबल, उनका यूनिट, और फिर उनको अगर हम ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करके उन्हीं 7 को एक नई कोई चीज बना लें तो उसे हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। वो कैसे बनती है उसके मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यहां मैंने इससे पहले बात की यूनिट की, जैसे मैंने सेंटीमीटर की और इंचेस की बात की जब मैंने लेंथ को मेजर किया। तो लेंथ को मेजर करने के, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है लेंथ, तो मैं उसी की एग्जांपल लेके चलता जा रहा हूं। लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, इंचेस में मेजर कर सकते हैं। ये सब क्या है? इसके यूनिट्स हैं। तो डिफरेंट, ये जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर
डिफरेंट अगर लोग रिसर्च कर रहे हैं तो कोई लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, कोई मीटर में मेजर कर रहा है, तो फिर एक ऐसी मीटिंग रखी गई जो कि पेरिस में हुई, जिसमें ये डिफाइन कर दिया गया कि आइंदा के बाद जब भी आप साइंस के अंदर बात करेंगे तो लेंथ की जब बात करेंगे तो हमेशा किस में बात करेंगे, मीटर में। तो अब मीटर जो है वो लेंथ का एसआई यूनिट है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने इसको डिफाइन कर दिया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई लिखते हैं। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। एसआई का मतलब फिर वही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लिखा यूं जाता है एब्रिवेटेड, मतलब उसकी एब्रिवेशन ये है एसआई। इसमें हमने मतलब जितनी भी आपके जो 7 बेस क्वांटिटीज थी उनको डिफाइन कर दिया। जब हमने 7 बेस क्वांटिटीज के सिंबल भी लिख दिए, यूनिट भी लिख दिए, तो अब अगला काम बड़ा आसान हो गया हमारे लिए कि जब भी हम स्पीड की बात करेंगे, मैंने स्पीड की एग्जांपल लिखी थी, तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। अब जैसे मैंने लेंथ की आपको एग्जांपल दी, बिल्कुल वैसे ही टाइम को आप किस में मेजर करेंगे, हमेशा सेकंड्स में। ऑल्दो आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, आप इसको ऑर्स में कर सकते हैं, मिनट्स में कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल ने आपको ये बताया कि आप इसको हमेशा किस में मेजर करेंगे, सेकंड्स में। तो लेंथ को मेजर किया मीटर, ये उसका सिंबल है लेंथ का, स्मॉल एल, और टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इसको मेजर किया सेकंड्स में। इसीलिए जब भी आप स्पीड लिखी हुई देखते हैं तो उसे कैसे लिखा जाता है, स्पीड अगर किसी चीज की आपने मेजर की तो 60 मीटर पर सेकंड। तो मीटर सेकंड क्यों लगाया गया, बिकॉज लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करना है। ये बेसिक आपके अक्सर में देखा होगा, अगर किलोमीटर में हो या और में उसे कन्वर्ट भी किया जाता है तो कन्वर्जन भी आपकी यूनिट्स की होती है, वो इसीलिए कि यहाँ पर उसमें कन्वर्टेबल है, इनको आप चेंज कर सकते हैं, और बेसिक में हम अक्सर चेंज करना चाहते हैं जो कि हमें डिफाइन किया गया। तो ये इस पेज पर जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर किए। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यही आपका लिखा गया कि कैसे 7 जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको बनाया गया बेस क्वांटिटीज, और वो साइंटिस्ट ने प्रॉपर डिफाइन कर दिया कि हर एक को क्या सिंबल हमने रखना है, उसका यूनिट क्या होगा, फिर यूनिट का सिंबल क्या होगा। तो बातें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारी बातें वही हैं, जस्ट टेबल बना हुआ है कि लेंथ जिसकी मैंने पहले बात की उसको हम स्मॉल एल से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। ये डिफाइंड है। अब ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये डिफाइन कर दिया गया कि लेंथ को जब भी साइंटिफिकली मेजर किया जाएगा, जब भी इसकी बात की जाएगी तो मीटर में की जाएगी, उसका सिंबल है स्मॉल एम। मैस स्मॉल एम उसका सिंबल है, तो जब उसका यूनिट होगा वो किलोग्राम, उसको हम केजी में लिखेंगे। टाइम स्मॉल टी उसका यूनिट है सेकंड, स्मॉल एस उसको लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई, एम्पेयर कैपिटल ए। अब एम्पेयर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो इन्वेंशन की सारी, इसीलिए उनके नाम पे है, इसलिए इसका यूनिट जो होगा उसका सिंबल, उसका क्या है, कैपिटल है। केल्विन, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका केल्विन का ये जो के है कैपिटल है, बिकॉज ये केल्विन भी साइंटिस्ट थे। कैपिटल टी डिफरेंशिएट करने के लिए कि स्मॉल टी फॉर टाइम एंड कैपिटल टी फॉर टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए। जहां भी कैपिटल टी लिखा होगा वो टेम्परेचर के लिए होगा, जहां भी स्मॉल टी होगा वो टाइम के लिए होगा। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एन केमिस्ट्री में आपने इसको देखा होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से लिखते हैं, उसका यूनिट है मोल। और मोल को हम जब उसको लिखते हैं सिंबल तो हम ई नहीं लिखते, MOL लिखा जाता है। सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूबिक पर मोल, या कोई भी ऐसा आपने यूनिट देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। लाइट इंटेंसिटी उसको हम आई, उस साथ में नीचे स्मॉल टी लिखा होता है उसको उससे शो करते हैं। कैंडेला CD लिखा जाता है इसको, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपके पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो बेस यूनिट कहलाती, जो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, और उनके यूनिट्स क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये टॉपिक भी कवर जाता है साथ में ही कि SI बेस यूनिट्स का मतलब क्या है, वो तमाम यूनिट्स, मतलब अगर आप बेस यूनिट्स के बारे में आपसे कोई पूछे तो वो यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, इसलिए इनका नाम है बेस यूनिट। बड़ी सिंपल सी बात है। बेस क्वांटिटीज क्या थी, लेंथ, तो अब लेंथ का यूनिट जो मीटर है वो क्या है, बेस यूनिट। और इसी तरह टाइम जो है बेस क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट होगा वो बेस यूनिट होगा, जिसको हम सेकंड कहते हैं। सो ये बेस यूनिट्स हैं। अब इसी की बात पे आगे डिराइव्ड यूनिट्स बनाए गए। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि जैसे आपने दो क्वांटिटीज को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके डिराइव क्वांटिटी बनाई थी, इसी तरह आप दो यूनिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, आपके पास डिराइव्ड यूनिट बन जाएगा। जैसे मैं वॉल्यूम कहता हूं तो वॉल्यूम अब क्या है, वॉल्यूम अब मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल। और वो क्या बनेगा फिर, फिजिकल क्वांटिटी। क्या वॉल्यूम इन 7 क्वांटिटीज में आता है, नहीं। तो दैट मींस वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है, वॉल्यूम डिराइव क्वांटिटी है। ठीक हो गया। डिराइव क्वांटिटी में अब जो वॉल्यूम का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, अगर वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, अगर हम क्यूब लिखें तो 3 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मींस V इज इक्वल टू L क्यूब, ये लिखते हैं फॉर्मूला। अब अगर मैंने इसका डिराइव्ड यूनिट बनाना है, ये तो क्वांटिटी थी ना, यहां तक तो बात क्वांटिटी की हो रही है, तो इसका डिराइव्ड यूनिट क्या बनेगा। अब बताएं कि वॉल्यूम जो फर्स्ट आपने लेंथ मेजर की वो किस में करनी पड़ेगी आपको, मीटर, बिकॉज डिफाइंड है।
मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट भी आपके पास लेंथ है, यहाँ ब्रेथ भी कर लें अगर तब भी वो मीटर में ही होती है, मल्टीप्लाई हाइट करें अगर, यानी क्यूबॉइड की बात करूँ तो वो भी हाइट ही होती है, वो भी मीटर में है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम का यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को या 3 सेम क्वांटिटीज को डिफाइन कर मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से जो नई क्वांटिटी बनी वो डिराइव क्वांटिटी है, और जो 3 डिफरेंट या सेम यूनिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हमने किया उससे जो नया यूनिट बना मीटर क्यूब वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। तो ये आपको बेसिक कवर होनी चाहिए डिराइव्ड यूनिट और यूनिट्स के बारे में, ये आपको बनाना भी आना चाहिए और आपसे कोई चीज पूछी भी जा सकती है। ये इस पेज पे जो टॉपिक था ये कवर किए, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज आपकी वही डिराइव क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वॉल्यूम, एरिया, स्पीड के एग्जांपल ऊपर दे चुका, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, इनमें बहुत सी चीजें जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी, बिकॉज आगे जो आप पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में आप एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, सेम डेंसिटी, फोर्स, वैसे सारी चीजें आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में आती जाएंगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये सब मेजर की जा सकती हैं, डेंसिटी मेजर की जा सकती है, फोर्स मेजर की जा सकती है, सो जो चीजें मेजर की जा सकती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर वो उन 7 में नहीं आती जो कि बेस है तो फिर वो किस में चली जाएगी, डिराइव क्वांटिटी। यही लिखा हुआ है कि डिराइव क्वांटिटीज हैं और जिनके यूनिट्स होंगे फिर वो क्या होंगे, डिराइव यूनिट्स, और वो हमेशा किस में देखें, ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं इसको जब s की पावर -1 हो, जैसे मैंने स्पीड का लिखा था m/s, तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, m s की पावर -1। ये मैथ्स में देखा होगा आपने कि अगर आपके डिवाइड से कोई चीज मतलब डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर बने या न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बने तो पावर अपनी नेगेटिव कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ s की पावर 1 थी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ms-1। ये वही जो मैंने कहा था कि मैथ्स के बेसिक रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब कि डिवाइड में इसकी पावर यूं थी, सेकंड स्क्वायर था, अब लिखते हुए इसको मैं क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखते हुए m s जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। इसे हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का। अब मीटर लेंथ है, सेकंड स्क्वायर टाइम के बारे में बात हो रही है, तो ये सारे यूनिट्स कौन से, बेस यूनिट्स। तो यही टेबल बना हुआ है जो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट यूनिट्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कई दफा कि फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का सिंबल क्या है, न्यूटन जो है यूनिट जो है उसका आगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बनता है, तो जो आप आगे डिटेल में जाएंगे स्टडी के अंदर तो वहां पे आपको एक्सप्लेन किया जाता है, वहां पे आपको ये समझ आ जाती है बात, लेकिन इसका टेबल आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी इसका नाम है, या साइंटिफिक नोटेशन। फिजिक्स में बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, मैथ्स में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म इसको पढ़ा होगा कि कैसे कोई चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, यहां उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब यहां इससे पहले कि इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखी जाती है, उससे पहले आपको ये पता हो कि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत दफा वैल्यूज जो होती हैं बहुत ज्यादा लार्ज या बहुत ज्यादा स्मॉल आ जाती हैं। अगर आप किसी बहुत बड़ी चीज को डील करें तो आपके पास बहुत लार्ज वैल्यू आएगी, तो लार्ज वैल्यू हो, लार्ज और स्मॉल वैल्यू, उसके लिए फिर आपका सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप उस चीज को किस में रिप्रेजेंट कर लें, उस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में। फॉर एग्जाम्पल आपने विड्थ मेजर की यूनिवर्स की, जो ऑब्जर्वेबल है अभी जो आपको पता है वो है, अब देख लें इसको आप पहले काउंट करेंगे 100 जो यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, फिर आप बताएंगे कि 8 लाख 80 है या 8 करोड़ 80 है, कितने मिलियंस बनते हैं, कितने जीरोस हैं, 88 विद 25 जीरोस। अब इसको लिखते हुए दो मसले होते हैं, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, आप इसको लिखते हुए कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, आप जीरोस लिखते रहेंगे, और सेकंड इसमें क्या है, मिस्टेक, एरर्स हो सकते हैं। आपने अगर एक जीरो भी मिस कर दिया तो आप क्या है, आपने एरर तो ले आए, आपकी वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं रहेगी। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम उस चीज को लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, किसी भी लार्ज या स्मॉल नंबर को लिखने का ऐसा मेथड जिसमें आपके पास मिस्टेक ना रहे एक तो, और आप उसको बड़े मतलब प्रेफरेबल वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकें और बात की समझ भी आ जाए। जैसे इसी चीज को अगर रिप्रेजेंट करना हो, 88 के बाद 26 25 जीरो जाएंगे, यहाँ पे नहीं लिखा गया, पहले उसको बता देता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। तो 88 के बाद 25 जीरोस में हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करें कि ना हम इतने ज्यादा जीरोस लिखने पड़े लेकिन हमारी बात जो है वो समझ आ जाए। अब साइंटिफिक नोटेशन हमें वो मेथड सिखाती है क्या, कि आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को, चाहे वो नंबर स्मॉल हो या लार्ज, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक पार्ट को कहें मैंटिसा, बताता हूं वो क्या है, देन मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट। 10 मतलब एक्सपोनेंट का मतलब है 10 की कुछ पावर, एक्सपोनेंट कहते हैं ना पावर को, तो 10 की कुछ पावर हो। मैंटिसा बेसिकली कहते हैं 1 to 10 के दरमियान कोई नंबर हो, नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के दरमियान कोई नंबर, जैसे 88 नहीं आता, 88 10 से बहुत ज्यादा बिगर है, 8
वो भी मतलब अब 8 जो है वो 1 और 10 के मिड में लाई करता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये लार्ज नंबर जो है ये 1 और 10 के दरमियान में लाई करे और बाकी सब जितनी भी चीजें जो जीरोस हम काउंट करें उसको हम 10 की पावर बना दें। अब यहां क्लियर करें इस बात को कि आपको जब भी कोई ऐसी लार्ज वैल्यू या लिखी हुई है एक स्मॉल वैल्यू यानी 0.00 समथिंग जो कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसको अगर आपको करना हो तो सबसे आसान और बेस्ट मेथड ये है कि आप जैसे होल नंबर में पॉइंट कहां पे होता है, नंबर के एंड पे, लेट्स सपोज यहां पॉइंट है, आप इस पॉइंट को जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद यहां प्लेस कर दें। जैसे 88 था और पॉइंट यहां था तो इस पॉइंट को यहां से लेके आप यहां चले जाएं 8.8 पे, तो आपने 8.8 जो बनाया ये क्या है, मेंटिसा, बिकॉज 8.8 कहां लाई करता है 1 और 10 के दरमियान। क्या ऐसा है 8.8 कहां लाई करेगा, ऑब्वियसली 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये मेंटिसा की फॉर्म में चलेगी आप, मल्टीप्लाई 10 की पावर यानी 10 की एक्सपोनेंट। अब 10 की पावर क्या लिखी जाएगी, अगर तो आपका नंबर, ये याद रखें, अगर तो आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे यानी आपका ये राइट साइड है ना, ये देखें जीरो जो है, यहां से अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू करते हैं तो आपकी जो 10 की पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करें, यहां से इस तरफ मूव करें जो कि लेफ्ट बनता है आपका, तो आपके नंबर काउंट करें उनको पॉजिटिव। जैसे देखें कितने जीरोस थे 25 और एक ये जो 8 लिखा हुआ है, तो काउंट कर लें 3 6 9 12 15 18 21 24 25 26 यानी पॉइंट को 26 डिजिट्स आप पीछे की तरफ लेके गए तो 10 की पावर यहां क्या बन जाएगी, पॉजिटिव 26। तो ये आपने एक इतने लार्ज नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, यही इसकी डेफिनेशन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट्स अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, जिसको हम कहा मेंटिसा, लिखा हुआ है कॉल द मेंटिसा। यानी आपने किसी भी एक नंबर को दो चीजों के प्रोडक्ट में लिखना है, पहली चीज मेंटिसा, दूसरी चीज 10 की पावर, यही लिखा हुआ है, एंड अ पावर ऑफ 10 टर्म्ड एज एक्सपोनेंट। तो मेंटिसा 1 और 10 के दरमियान में होता है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब यही दो बातें यहां भी लिखी हुई हैं, लेफ्ट और मैंने राइट की बात की, आपको समझ आ जाएगी यहां पे कि आपने लेफ्ट पे मूव किए थे तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन अगर यही मैं लिखूं इस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए जो कि लिखा हुआ है 0.0000 मतलब बहुत जीरो है, उसके बाद 1 और 7 मीटर, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। अब इसमें से एक भी जीरो आपने मिस किया तो मिस्टेक हो जाएगी, लिखते हुए टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने क्या बताया आपको, शॉर्टकट और सबसे अच्छा और इफेक्टिव मेथड है कि आप जो नॉन जीरो नंबर है, यहां पे नॉन जीरो नंबर कौन है, 1 और 7, ये दोनों जीरो नंबर है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद यहां पॉइंट लगा लें, यानी आप लिखें 1.7, क्लियर है, यानी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट लगाया मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखें आपका मेंटिसा आपकी जो डेफिनेशन है उस पर लाई करता है 1 और 10 के दरमियान में है, बिल्कुल 1.7 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो उस डेफिनेशन में लाई कर गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब आप पॉइंट कहां लगा हुआ है आपका डेसिमल, ये आप कहां मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट साइड, तो जब आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। नेगेटिव पावर कितनी होगी, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक मूव किया आपने, इस पॉइंट से लेके 1 के बाद जो पॉइंट लगाया है, और क्यों लगाया मैंने बताया नॉन जीरो नंबर मेंटिसा बनाने के लिए, तो 15 डिजिट्स, और क्योंकि आप राइट साइड पे हैं तो क्या पावर लिखी जाएगी, -15, तो दैट मींस यहां जो आपकी पावर होगी ये नेगेटिव हो जाएगी, तो 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 साइंटिफिक नोटेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म है इतने एक स्मॉल नंबर को लिखने का। सो ये है प्रॉपर डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की, और मैंने आपको बता भी दिया कि शॉर्टकट मेथड क्या है कि किसी भी लार्ज वैल्यू में या स्मॉल वैल्यू के अंदर आप जो आपका जो नॉन जीरो नंबर है उसके बाद पॉइंट लगाएं, और फिर देखें कि आप अगर होल नंबर में तो दैट मीन आपका पॉइंट एंड पे होता है, पता होना चाहिए कि होल नंबर में जहां कोई पॉइंट, जैसे इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहां पे है, लास्ट में। अब इसको लेफ्ट पे मूव करना है तो आपके लिए पॉजिटिव पावर आएगी, अगर आपने राइट पे मूव करें तो आपकी पावर हमेशा नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर अगर हो तो फिर आपके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है, आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। जैसे अभी आपने साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को लिखा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3,
एक ये नंबर हो सकता है, कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू आपके पास आती है, जैसे अभी आपने ऊपर एग्जांपल देखी है, ये क्या है, एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर है, कोई स्मॉल वैल्यू थी इसलिए नेगेटिव साइन क्या बताती है, स्मॉल वैल्यू, ये याद रखें। नेगेटिव, जैसे अभी आपने ऊपर देखा था अर्जुन का न्यूक्लियस, तो वहां पे क्या था कि अर्जुन के न्यूक्लियस में वैल्यू 0.00 बहुत एक स्मॉल वैल्यू थी, तो उसके लिए आपको क्या, आपने जब उसकी पावर को चेंज किया तो नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू बताती है कि बहुत स्मॉल कोई चीज है। और अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है 10 की पावर वो ऊपर 26 आया था, तो वो क्या था, आपकी जो यूनिवर्स है उसका एक जो ऑब्जर्वेबल हमारे पास उसका जो विड्थ पता है हमें, वो लिखी हमने। तो पॉजिटिव पावर जो होती है हमें किसी चीज के बड़े होने की यानी लार्ज होने की बताती है, और नेगेटिव पावर किसी चीज के शॉर्ट होने के बारे में हमें बताती है। सो 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखने का तरीका है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी नंबर को लिख सकें 5.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6, ये भी लिखा जा सकता है। अब प्रीफिक्सेस का भी डेफिनेशन क्या हुई, प्रीफिक्सेस एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इस 10 की पावर को जो लिखा हुआ है इसको कोई नाम दे सके। मतलब दोबारा सुन लें, प्रीफिक्सेस एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पावर ऑफ 10 को कोई प्रॉपर नाम दें, उसे हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। यानी 10 की पावर -3 को, ये टेबल में नजर आ रहा होगा सामने बना हुआ, 10 की पावर -3 क्या लिखा हुआ है, मिली। आपने पता भी होगा कि अगर मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000, बिकॉज 10 की पावर -3 वो डिवाइड करने में 10 की पावर +3 हो जाएगा। तो मतलब क्या कह रहा हूं मैं, 1/1000 अगर इसको मैं लिखूं तो लिख सकता हूं 1/10 की पावर 3, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3, पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसीलिए मिली को हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर -3। अब इस 10 की पावर -3 की जगह एक और मजीद शॉर्टेस्ट मेथड लिखने का आ गया, वो क्या है, मिली, और उसके लिए हम इसको लिखें तो प्रॉपर स्पेलिंग ये है, इसका सिंबल यूज करें तो वो क्या है, इसके लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं। आगे यूनिट लिखा होता है, मिलीलीटर की बात हो रही है, मिलीमीटर की बात हो रही है, स्मॉल m और साथ में m लिखा होगा या m और l लिखा होगा। सो प्रीफिक्सेस के बारे में जो डेफिनेशन है वो सिंपल ये कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम 10 की पावर को कोई नाम दे सकें, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमारे साइंटिफिक नोटेशन को या स्टैंडर्ड फॉर्म को मजीद आसान कर देते हैं। मैंने बना लिख के दिखा भी दिया आपको कि 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 साइंटिफिक नोटेशन है, उसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस 10 की पावर -3 को भी खत्म करके उसकी जगह एक सिंबल यूज कर देंगे, एक नाम यूज कर लेंगे, तो लार्ज नंबर को या स्मॉल नंबर को एक मजीद सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक कन्वीनियंट मेथड है हमारा, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। ये आपके सामने टेबल बना हुआ है। अगर पॉजिटिव वैल्यूज हों तो ये लिखी हुई हैं, 10 की पावर 18 जिसे हम एक्सा कहते हैं, 10 की पावर 15 पेटा, थेरा 10 की पावर 12, गीगा 10 की पावर 9, मेगा 10 की पावर 6, ये 3 की फॉर्म में चला है, 3 की पावर, किलो 10 की पावर 3, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1, डेका मतलब 10 पावर 1 10 इक्वल होती है। और इसका ऑपोजिट आए तो नेगेटिव पावर और 10 की पावर -1 को डेसी जैसे यहाँ पे था, और सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 नाम से, पीको 10 की पावर -12, फेंटो 10 की पावर -15 एफ, और एटो 10 की पावर -18 कैपिटल स्मॉल ए। सो ये प्रीफिक्सेस का आपको टेबल याद होना चाहिए, कौन सा सिंबल कहाँ, जैसे आपको एग्जांपल आगे सॉल्व हुई भी हैं। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, एग्जांपल तो बता भी देता हूँ और कैसे आप उसको चेंज करते हैं। 86400 सेकंड्स, अभी आपके पास किसी चीज को आपने मेजर किया, इनफैक्ट एक दिन में जो सेकंड्स होते हैं वो लिखे हुए कितने, 86,400। अब इनको चाहते हैं आप चेंज करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, देखो नॉन जीरो नंबर है, 8 के बाद पॉइंट लगाया, वही किया उसने भी 8.64। अब यहां होता है आपका पॉइंट से पीछे ट्रेवल करना है लेफ्ट साइड पे, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 4, 10 की पावर 4 बनती है। अब 10 की पावर 4 बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव 4 जो है उसका कोई यहाँ पे सिंबल नहीं है, नहीं प्रीफिक्स हम चाहते हैं कि हम उसका प्रीफिक्स बना लें। ये मैं यहाँ पे जरा लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। 10 की पावर मतलब आपने चेंज किया तो 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और साथ में आपने लिखा हुआ है सेकंड। अब आपको कहा जा रहा है कि आप इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख के दिखाएं, यानी इसको बताएं इसका प्रीफिक्स क्या होगा। तो प्रीफिक्स हमें पता है कि 10 की पावर 3 होती है। अब ऐसा मैं क्या लिखूं, मतलब इसको मैं लिखते हुए क्या ऐसा लिखूं कि 10 की पावर 3 बन जाए। उसका आसान मेथड क्या है कि मैं इसको 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 अलग लिख लूं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 अलग लिख लूं और साथ में सेकंड। आपको पता है बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, यानी दोबारा लिखना हो तो 10 और 10 सेम है, मैथ्स का रूल मैंने बताया ना, मैथ्स अप्लाई होगी हर जगह पे। तो बेसिस सेम पावर्स ऐड होती हैं, 1 + 3 कितना बन जाएगा दोबारा, 10 की पावर 4 ही बनती है। तो दैट मीन जैसे हम पावर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे मिला देते हैं उसका हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। अब ये 10 की पावर 3 जो है हमें पता है किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है 10 की पावर 3 किलो के इक्वल है। तो ये 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर +1, 10 की पावर 3 जो थी इसकी जगह हम लिख लेंगे किलो और साथ में क्या आ जाएगा सेकंड।
तो किलो सेकंड में चेंज कर लिया। अब ये 10 की पावर 1 हमें नहीं चाहिए, बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन से हम चाहते हैं प्रीफिक्सेस में आ जाएं। पॉजिटिव 1 है, तो जब इसको कैंसल आउट करना होगा तो पॉइंट को कहां मूव करना पड़ेगा हमें, देखें पॉजिटिव 1 कैंसल आउट करने के लिए 10 की पावर -1 चाहिए होती है, और -1 कब आती है, जब आपका पॉइंट राइट साइड पे मूव करे। तो एक तो स्टेप ये है, इसको बड़ा डिटेल में समझना है बिकॉज चीजें अप्लाई होती हैं आगे। अगर आपको 10 की पावर +1 खत्म करनी है तो एक स्टेप राइट की तरफ मूव करें, तो नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्ट लिख दें 86.4 किलो सेकंड, जैसे उसने लिखा। एक तरीका ये है, इसका जो नेक्स्ट मेथड यहां पे लिखवा रहा हूं कि क्या होता क्या है। बेसिकली आपने लिखा हुआ था 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर, आपने जब एक इस तरफ मूव करेंगे, अभी 1 था, ठीक है, किलो सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में आप ये पावर राइट साइड पे मूव करें तो क्या हो जाएगा, 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर, राइट साइड पे मूव करने से नेगेटिव पावर आती है, और आप 1 स्टेप मूव किए हैं इसलिए -1। ऊपर क्या लिखा हुआ था ऑलरेडी, 10 की पावर 1 और साथ में किलो सेकंड। अब बेसिस सेम तो पावर एड 10 की पावर -1, 10 की पावर +1 कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, ये जो आप पॉइंट मूव कर चुके हैं इसको इधर ना लिखें, 86.4 पे ये पॉइंट आता है, 86.4 और किलो सेकंड। तो ये वो लॉन्ग मेथड है जिसपे मैथ्स अप्लाई कैसे होती है मैंने सिखा दिया आपको। बेसिकली तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी पॉजिटिव पावर को, 10 की पावर 1 है या 10 की पावर 2 होती तो हम क्या करते, 2 स्टेप आगे मूव कर जाते, ये याद रखें। 3 होती तो हम 3 स्टेप राइट की तरफ मूव करते, और अगर नेगेटिव पावर खत्म करनी हो तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी इसके ऑपोजिट साइड पे। ये बराबर मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूं कि अगर यहाँ पे आपकी पावर, जैसे एग्जांपल को ले लेते हैं, जस्ट मैं यहाँ पे चेंज ये कर देता हूँ, यहाँ 10 की पावर 1 जो है वो ना होती, यानी ये नंबर ही अगर हम चलें चेंज कर लेते हैं। अब इस पे हमने प्रीफिक्स ऐड करना है, तो कोई नंबर है 3.125 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और साथ में सेकंड है, ठीक है। चलें टाइम की बात करते हैं अगर, तो हम इसको मूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3.125 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 अलग लिख लें, 10 की पावर -3 अलग लिख लें, साथ में सेकंड। 10 की पावर -3 किसके को होता है, मिली के, तो ये क्या आ जाएगा 3.125 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ये 10 की पावर -3 किस में चेंज हुआ, मिली, इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे स्मॉल m और मिली सेकंड। प्रीफिक्स यूज हो गया। अब 10 की पावर -1 आपने खत्म करनी है, तो अगर -1 खत्म करना है तो आपको ये नंबर इधर मूव करना पड़ेगा, यानी अब आपको कहां मूव करना है, लेफ्ट साइड पे, बिकॉज लेफ्ट पे मूव करेंगे तो आपका +1 आएगा जो कि इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, यानी पॉइंट यहां पे आ गए तो 0.3125, जिसको हम क्या लिख लेंगे, मिली सेकंड। अब ऑब्वियसली ये तो साइड नोटेशन नहीं रही आपकी, लेकिन मेथड बता रहा हूं कि कैसे नेगेटिव वैल्यू मूव करती है। अगर नेगेटिव 10 की पावर खत्म करनी हो तो आपको इसको राइट साइड, लेफ्ट साइड पे मूव करना होता है अपने जो आपका डेसिमल है, और अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू 10 खत्म करनी हो तो आपको राइट साइड पे मूव करना होता है। ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल यूज हुई हैं, इसमें 2 मिस्टेक्स भी हैं, उधर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ये तो आपकी एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, बी पार्ट के द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी इज 4.132 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 थी, हमने 10 की पावर 15 में चेंज किया, 10 की पावर 1 रह गई थी, वो 1 यहाँ पे हम देखें +1 थी, तो उसे कैंसिल आउट करने के लिए हम राइट साइड पे मूव किए। ये पहले जो बता रहा था मैं आपको, उसी को उसने लिखा पिकोमीटर। द थिकनेस ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक इज अबाउट, लिखा ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक इज अबाउट 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 लिखा हुआ है, आई थिंक सो मीटर, और यहाँ पे उसने जब उसको चेंज किया है तो 1 डेसिमल पीछे गया, जो कि ऐसा नहीं था। आप उसको चेंज करते हुए मिलीमीटर में और -3 अगर कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास -2 आता है, जिसको आपको चेंज करना पता होना चाहिए कि ये गलती क्या है। और सेकंड आपको ये पता होना चाहिए द मास ऑफ द ग्रेन ऑफ अ सॉल्ट इज 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये मैं जब डिटेल बता दूं, बिकॉज ये कुछ आपको शायद मे भी इसमें डिफिकल्टी हो रही हो। ये लिखा हुआ है 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और साथ में लिखा हुआ है मीटर। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो पॉइंट अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स एक स्टेप आप राइट की तरफ आए तो ये 40 बन गया। 40 का मतलब है यहाँ से एक नेगेटिव पावर थी ना, तो इधर आने की वजह से आपको क्या करना पड़ा, जब आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, -1, 10 की पावर -1 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 10 की पावर -6 आना चाहिए था, जो कि वो 10 की पावर -3 लिख के मिलीमीटर में चेंज कर रहा है, बिकॉज जब भी आप राइट साइड पे मूव करते हैं तो आपके लिए पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये समझें कि आपने एक 10 की पावर -1 और ऐड कर दिया उसमें, वो उसकी कैंसिलेशन जो है वो सही नहीं है, एक ये पॉइंट। सेकेंडली जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और साथ में लिखा हुआ है ग्राम, जब इसको वो चेक करता है उसको 100 बना देता है, दैट मीन्स वो 2 स्टेप आगे फर्दर आया, तो ये 10 की पावर -6
बनता है। मतलब अगर मैं 2 स्टेप्स आगे जा रहा हूँ, 1 और 2, तो 2 स्टेप्स का मतलब है यहाँ पे 100 आ गया, तो 10 की पावर -4 ऑलरेडी थी, -2 मैंने ऐड कर दी, वो 10 की पावर -6 बन जाएगा। जब 10 की पावर -6 बनेगा तो अब उसको लिखने के लिए हम 10 की पावर -6 के लिए माइक्रो यूज होता है, जो कि उसको वो स्मॉल m लिख रहा था कि उसका सिंबल जो है वो ये माइक्रो का, ये वो मिली का सिंबल है, स्मॉल m। तो ये छोटी सी मिस्टेक्स हैं, इसको जरा देख लीजिएगा आप डिटेल में, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि लाजमी ने जो बुक में लिखा हुआ है आप उसी को फॉलो करें, अपना आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसको आपने अप्लाई करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आपकी एग्जांपल 1.1 आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको आपने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक, भी उसको जो भी नाम रखे हैं, साइंटिफिक नोटेशन के हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं, उसमें आपको चेंज करना है। 1493530 ये आपका लार्ज वैल्यू है मीटर में, जो कि बेसिकली एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। अब ये कितनी लॉन्ग वैल्यू है, इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपके लिए लिखना आसान है, इफेक्टिव मेथड है, मिस्टेक के चांसेस नहीं है। तो कैसे चेंज किया है देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो जीरो था वो कहाँ पे था, मतलब जो लास्ट डिजिट होता है उसके बाद, उसको जब आपने प्रीवियसली मूव किया, जैसे यहाँ 10 की पावर 0 लिखा हुआ है, उसने बताने के लिए कि आपका पॉइंट यहाँ होल नंबर में यहाँ पे लगा होता है। मैंने कोई एग्जाम्पल दी थी, वो सबसे आसान और इफेक्टिव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप होल नंबर में यहाँ पॉइंट लगाएं। अब इसको आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो कहाँ है, 1 के बाद 4, यानी यहाँ पे लेके जाना है। ये काउंट कर लें, 3 zeros, 3 + 3 6 और ये 3 डिजिट्स 9 और 2 11, तो यही बना आपका 10 की पावर 11, यानी आपने 1.4953। तो अब 1.4593 क्या है आपका मेंटिसा, जो कि लाई करता है 1 और 10 के दरमियान, जो आपकी डेफिनेशन थी 1 to 10 के दरमियान में लाई करना चाहिए, वो डेफिनेशन पूरी हो रही है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 बनाई, और क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे मूव हुए तो पावर क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव। अगर आप होती है राइट पे, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट आप बी पार्ट में होंगे, तो यहाँ पे आपकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ भी देख लें क्या बताया था मैंने तरीका, कि आप मूव करें टूवर्ड्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 8 है, तो 1 2 3 4 डिजिट आप मूव किए, 4 डिजिट, तो मतलब क्या आएगी 8, जो आपका नंबर है 1 और 10 के दरमियान, यानी जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है मेंटिसा की वो कंप्लीट है। और फिर आप डिजिट्स 4 मूव किए हैं, इसलिए 10 की पावर -4, और क्योंकि आप मूव किए हैं टुवर्ड्स राइट साइड तो नेगेटिव पावर आती है। बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज ये बताती है हमें कि बहुत स्मॉल वैल्यू थी। नेक्स्ट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, अभी मैंने ऊपर उसकी बात की 8.64 10 की पावर 4 सेकंड, हमने प्रॉपर इसको चेंज किया। सो ये आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं, डिटेल हम इस कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, जस्ट आपको चेंज करना है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जो ऊपर हमने डिटेल के अंदर देखा। ये था आपका एग्जाम्पल 1.1 जिसमें आपने अप्लाई किया साइंटिफिक नोटेशन के कॉन्सेप्ट को। अगेन जो मैं बात शुरू में कह रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको चीजें पता है, डेफिनेशंस पता है, फिर आपके लिए एग्जांपल सॉल्व करना, चाहे वो क्वेश्चंस हैं चाहे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज एग्जांपल 1.2 प्रीफिक्सेस के बारे में है, कि आपने प्रीफिक्सेस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करें, और पहले तो आप नंबर को चेंज करें साइंटिफिक नोटेशन में, ताकि 10 की पावर आपकी कोई आ जाए जो भी एक्सपोनेंट बनती है, फिर आप उसको देखें कि प्रीफिक्सेस की फॉर्म में वो 10 की पावर -3 है, +3 है, जो भी आपके पास डिफरेंट आपने प्रीफिक्सेस पढ़े उनको आप यूज कर सकें। तो यहाँ भी आपके पास 1 टन ऑफ अ राइस इन ग्राम उसको लिखा गया है, दूसरा मैंने मेजर किया 1 टन होता है 1000 kg के इक्वल, 1 kg होता है ग्राम के इक्वल, तो इसको आपने पूरा कन्वर्ट किया, दैट मीन्स 1000 × 1000। अब आपके पास 6 zeros आ जाएंगे। अब देखें उसने यहाँ पॉइंट लगाया, तो उसके लिए आप आसान बता है कि आपके पास जो नंबर आता है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने पास लगा लें, ये 10 की पावर 0 की तरफ ना भी जाएं अगर आप इस कॉन्सेप्ट की तरफ, तो आपके पास मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। बेसिकली जब आपने 1000 को मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 6 0 के साथ, 1,3 zeros, देन 3 0, और एक इसमें चला गया ग्राम में। अब आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन। तो होल नंबर में पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट डिजिट के बाद आपने मूव करना होता है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, तो 1 की तरफ मूव करना है, दैट मीन ये बन जाएगा 1.0, या 1 सिंपल भी लिख सकते हैं, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर कहाँ मूव की है आप, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आते हुए क्या होती है आपकी पावर, पॉजिटिव, तो 10 की पावर 6 ग्राम, दैट मीन ये बहुत कोई लार्ज वैल्यू थी, हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं बताया, तो यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो हमने कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ा था उसी को अप्लाई किया। नेक्स्ट है इसको प्रीफिक्सेस में यूज करना, 10 की पावर 6 किसके इक्वल होती है, मेगा, तो दैट मीन्स 1.0 मेगाग्राम या 1 मेगाग्राम आप लिख सकते हैं इसको, 0.0 ना भी लिखें तो 1 जो है वो बिटवीन 1 and 10 नहीं आता, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो 1.0 मेगाग्राम आपने प्रीफिक्सेस में यूज कर दिया, कैपिटल M फॉर मेगा। सेकंड है द डायमीटर ऑफ प्रोटॉन इज 0.00, अगेन ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, बहुत ज्यादा जीरोस हैं इसमें। आप क्या करेंगे, आप मूव करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो बनता है 1 के बाद पॉइंट। अब क्या करें, आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 15 लिख रहा है, 15 होंगे मेरी काउंटिंग, आप चेक कर लीजिएगा। तो 10 की पावर -15 आपका आ जाएगा, बिकॉज आप मूव किए हैं टूवर्ड्स
राइट साइड। तो राइट साइड पे मूव करें अगर तो हम नेगेटिव लगाते हैं पावर 10 की पावर, और ये शो करती है बॉय द स्मॉल पावर -15 किसके होती है, फेम्टो के, जिसका आपका सिंबल है स्मॉल एफ। तो वो लिख दिया 1.7 फेंटो और साथ में मीटर, बिकॉज आपने ये डायमीटर मेजर किया जो कि लेंथ है, तो इसलिए। अब यहाँ भी आप एक बात देख रहे होंगे कि आपके जो सिंबल्स हैं वो 10 की पावर वो इस तरह से आई नहीं ऑटोमेटिकली कि उनको आपने चेंज किया। अगर ना आती तो आप उनको चेंज जैसे करते, बताया था मैंने तरीका आपको कि 10 की पावर -3 या जो भी प्रीफिक्सेस बनाने पड़ेंगे फिर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पावर देखते हुए, और मिस्टेक्स भी जो ऊपर है वो देख लीजिएगा। यहाँ तक मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा ना हो और टॉपिक आपके इतने कवर हो चुके हैं जो आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी आपके एग्जांपल्स भी बीच में सॉल्व हो चुकी हैं, डिटेल में अपनी चीज़ों को देखा। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी चीज़ जो मुश्किल लगी हो, जो चीज़ क्लियर ना हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।